हरे भरे जंगल में दो पुराने पेड़ खड़े थे। एक था आम का पेड़, हरा भरा, फलों से लदा हुआ, और दूसरा था बरगद का पेड़, बड़ा और विशाल, जिसकी लंबी लंबी जड़ें जमीन को छूती थीं। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। वो बहुत थकी हुई थी, सूरज सिर पर था और उसे अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। वह पहले आम के पेड़ के पास गई। चिड़िया प्यार से, नमस्ते पेड़ जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या मैं आपकी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना लूं? वादा करती हूँ कि ज्यादा जगह नहीं लूंगी। आम का पेड़ अकड़ते हुए, क्या कहा? घोंसला? अरे नहीं नहीं, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मेरे ऊपर मीठे मीठे आम लगते हैं। मेरे फलों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अगर तू मेरे ऊपर घोंसला बनाएगी तो मेरे सुंदर आम गंदे हो जाएंगे। मुझे तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए थी। मैं भी तो तुम्हारे ही जंगल की हूँ। बस कर, उड़ जा यहां से। मेरे ऊपर बस फलों की शोभा जंचती है, ना कि तेरे जैसे चिड़ियों के घोंसले। बेचारी चिड़िया आंसू पोंछती हुई वहां से उड़ गई। तभी पास खड़े बरगद के पेड़ ने ये सब देखा। बरगद का पेड़ ममता भरे स्वर में, अरे चिड़िया बिटिया, कहाँ जा रही हो इतनी उदास होकर? चिड़िया, बरगद दादा, कोई मुझे जगह नहीं देता। मैं बस अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती थी। बरगद पेड़ प्यार से, फिर और कहाँ जाएगी? आजा, मेरी डालियां चौड़ी हैं, मेरी छाया ठंडी है, तू यहीं अपना घोंसला बना ले। चिड़िया आंखों में चमक के साथ, सच में? तुम मुझे भगाओगे नहीं? बरगद पेड़ मुस्कुराते हुए, अरे नहीं रे, जो पेड़ किसी को आसरा देता है वही सच्चा बड़ा होता है। खुश होकर चिड़िया बरगद के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने लगी। गांव का नाम था सुखनंदनपुर और यहाँ के निवासी कोशिश करते थे कि वे खुश रहें। इसी गांव में आलोक अपनी पत्नी नैना, 2 बच्चों और पूरे परिवार के साथ सुख शांति से रहता था। सब कुछ ठीक था, बस पैसों की तंगी अक्सर परिवार की खुशियों पर हल्की सी छाया डाल देती थी। एक दिन आलोक अपने प्यारे बेटे टिंगू के साथ रोजमर्रा का सामान लेने बाजार आया। तभी टिंगू की नजरें बाजार की सबसे चमकीली दुकान पर टिकीं। टिंगू, पापा पापा देखिए, मुझे ये वाली मिठाई चाहिए। मैं इसे अभी यहीं खाऊंगा। नहीं मेरे लाल, ये मिठाई अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है पापा? ये तो कितनी सुंदर लग रही है। देख मेरे राजा बेटा, ये जो रंग बिरंगी मुंबई मिठाई है ना, ये दुकान वाले अंकल इसे बासी घी से बनाते हैं। कल ही मैंने सुना था जो बच्चे इसे खाते हैं उनका पेट तुरंत खराब हो जाता है। फिर तुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? चल, हम इससे भी अच्छी चीज घर पर जाकर खाएंगे। ठीक है पापा, अगर पेट खराब हो जाएगा तो नहीं खाऊंगा। बाप और बेटे दोनों के दिल में थोड़ी उदासी थी। आलोक के लिए ये सिर्फ मिठाई नहीं, अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा नहीं कर सका। घर पहुंचकर आलोक उदास मन से खाट पर बैठ जाता है। उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। अरे भाग्यवान, ये कैसी जिंदगी है? मैं अपने बच्चों की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया नैना? देखिए जी, हिम्मत मत हारिए। पहले तो हम 2 ही थे, तब आपकी कमाई से घर का खर्च आराम से चल जाता था। पर अब हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और घर का खर्च दोनों ही बढ़ गया है। अब आपकी कमाई पर्याप्त नहीं हो रही है। क्यों ना आप रामू काका के साथ जंगल में पेड़ काटने जाएं? वह काम मुश्किल है पर उसमें कमाई ज्यादा है। तुम ठीक कहती हो नैना। मेरे बच्चों की खुशी के लिए मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। कल से मैं भी रामू काका के साथ जंगल में पेड़ काटने जाऊंगा। अगली सुबह आलोक जल्दी से उठा और रामू काका के यहाँ पहुंच गया। रामू काका उम्र में बड़े पर मेहनत में किसी से कम नहीं थे। वे अपने औजार तैयार कर रहे थे। अरे आलोक, तुम आ गए, बहुत बढ़िया। सुनो, आज हम बहुत अच्छी लकड़ी काटेंगे। जंगल में बहुत सारी लकड़ियां बारिश में खराब हो गई हैं। हम जो सबसे मजबूत और अच्छी होगी उसी को काटेंगे। काका, मैं ज्यादा पैसों के लिए पेड़ काटने के लिए मन तो बना लिया है, पर सच कहूं तो मेरा दिल नहीं मान रहा है इन हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए। देखो आलोक, पेड़ तो मैं भी काटना नहीं चाहता, लेकिन हाय रे गरीबी, मजबूरी में हमें यह काम करना पड़ रहा है। सच तो ये है कि हमें तो बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, पर पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी के कारण हम इन्हें काट रहे हैं। पेट की मजबूरी और पर्यावरण की चिंता दोनों ही उनके चेहरों पर साफ थी। इस भारी मन के साथ वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं।
और बस इसी बीच जहां बरगद और आम अपनी जगह पर खड़े थे, जंगल में आहट हुई। दो लकड़हारे, रामू काका और आलोक, अपनी कुल्हाड़ियों के साथ जंगल के भीतर प्रवेश कर चुके थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक नन्ही सी जान उन्हें देख रही थी। एक छोटी फुर्तीली चिड़िया जिसने बरगद दादा की डाल पर अपना घोंसला बनाया था, उनकी कुल्हाड़ी की चमक देखते ही बरगद के पास गई। घबराई हुई और ऊंची आवाज में बोली, बरगद दादा, जल्दी सुनिए, जंगल में दो लकड़हारे आए हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है, वे जरूर हमें काटने आए होंगे। बरगद दादा ने उसकी बात सुनी, पर बिना विचलित हुए शांति बनाए रखी। इतने में ही वहां दोनों लकड़हारे आ पहुंचे। रामू काका की नज़र सबसे पहले बरगद के विशाल मजबूत तने पर पड़ी। उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। रामू काका मोटी, लालची और उत्साहित आवाज में बोला, आलोक, यहाँ देख, हमें जैसा पेड़ चाहिए था तब वैसा पेड़ मिल गया। क्या शानदार लकड़ी मिलेगी। चल, इसे काट के अच्छा पैसा बनाते हैं। रामू काका ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए हवा में उठाई, तभी रुको रामू काका, रुको, 1 मिनट रुकिए। रामू काका भ्रमित और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में बोला, क्या हुआ आलोक, इतना चिल्ला क्यों रहा है। आलोक नरम और दयालु आवाज में बोला, काका, इस पेड़ में देखिए, इस मोटी डाल पर तो चिड़िया का घोंसला है। हम ये पेड़ नहीं काट सकते, इसके घर को उजाड़ना पाप होगा। रामू काका थोड़ी पश्चाताप भरी, शांत आवाज में बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो आलोक, अपना घर का खर्च चलाने के लिए हम दूसरे के घर को नहीं उजाड़ सकते। हमें कोई दूसरा अच्छा सा पेड़ चाहिए। रामू काका ने चारों ओर देखा। उनकी नज़र पड़ोस में खड़े फलदार पर खाली आम के पेड़ पर गई। रामू काका समाधान मिलने पर थोड़ी राहत भरी आवाज में बोला, क्यों ना ये पास में खड़ा हुआ आम काट लेते हैं, इसमें तो किसी का भी घोंसला नहीं है, ये काटने में भी आसान होगा। और ये कहकर दोनों लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और घमंडी आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। आम का पेड़ दर्द से कराह उठा, पर उसकी सुनने वाला कोई न था। कुछ ही देर में वे उसे काटकर उसकी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। बरगद दादा गहरी, विनम्र और अनुभवी आवाज में बोला, देखा आम के पेड़, अगर उस दिन तुमने इस चिड़िया को अपने ऊपर बसेरा करने दिया होता तो तुम्हारा हाल ऐसा नहीं होता जैसा आज है। आम का पेड़ धीमी, टूटी हुई और पश्चाताप भरी आवाज में बोला, हाँ बरगद दादा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बरगद दादा थोड़ी जिज्ञासा भरी आवाज में कहा, फिर क्या सोच रहे हो। लेकिन बरगद दादा, अगर मैंने उनको अपने ऊपर घोंसला बनाने दिया होता तो ये लकड़हारा मुझे छोड़कर तुम्हें काट देते, तब तुम क्या करते। हाँ आम, तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारी जगह मुझे काटते, लेकिन मैं बरगद का पेड़ हूं। मेरा जीवन किसी एक डाल पर निर्भर नहीं है। अगर मेरी एक डाल काट दी जाती तो मेरी दूसरी लताएं और जड़ें फिर से आ जातीं। मैं जीवित रहता। मेरा फल मीठा नहीं है, पर मेरी छाया और मेरा आसरा बहुत मूल्यवान है। मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का नहीं कि मुझे काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने ऊपर घमंड किया और किसी के काम नहीं आ सका। और इस तरह घमंड से भरे आम के पेड़ का अंत हो गया, जबकि नम्रता और सेवा भाव से भरे बरगद ने अपना जीवन बचा लिया। जीवन में हमें कभी भी अपने गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नम्रता ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही शानदार कहानियाँ और दिलचस्प वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी या वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहें। बस्तर का जंगल, जहां पेड़ों की सरसराहट में हजारों साल पुराने राज छिपे हैं, जहां हर पगडंडी पर अनगिनत किस्से तैरते हैं, कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ ऐसे जिन्हें अभी तक किसी ने सुना ही नहीं। इन्हीं जंगलों की छाया में बसा था एक शांत सा छोटा सा गांव, धनेश्वरपुर। गांव छोटा था पर अपनी सादगी और जज्बे में बड़ा। इस गांव में रहता था एक परिवार। पिता राघव गंभीर, समझदार और सबके भरोसे का आदमी। माँ सीता प्यार से भरी, पर अपने बेटे को लेकर हमेशा थोड़ी चिंतित। बेटा शरारती और जंगल की खुशबू का दीवाना। एक दिन की शुरुआत। सुबह की धूप अभी पत्तों पर ही ठहरी थी कि गोपी चुपके से अपने घर के पीछे वाले जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर घर में सीता चिल्लाते हुए, ए गोपी,
नाश्ता किया कि नहीं? कहाँ चला गया फिर सुबह सुबह? जब काफी देर तक गोपी की आवाज न आई, सीता को बेचैनी होने लगी। वो पूरे घर में ढूंढती रही, पर गोपी का कहीं पता नहीं। सीता घबराकर, राघव देखो ना, गोपी कहीं दिख नहीं रहा। सुबह से बुला रही हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा। राघव बाहर निकला, आसपास देखा, फिर पत्नी की चिंता समझते हुए बोला, घबराओ मत सीता, मैं गांव में पूछ कर आता हूँ। गोपी होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। राघव गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बीच चबूतरे पर बैठे बुजुर्गों और बच्चों से पूछताछ शुरू की। अरे भैया, किसी ने मेरे गोपी को देखा है क्या? सुबह से घर में नहीं है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं राघव भैया, आज तो हमने उसे इधर कहीं नहीं देखा। राघव की चिंता अब बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो और आगे पूछताछ करता, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उतरती जा रही थी, क्योंकि गांव के किसी भी कोने में गोपी दिखाई नहीं दे रहा था। राघव गांव में पूछताछ करता फिर रहा था, तभी एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी, जैसे कुछ बताना चाहता हो। राघव भैया, हाँ, मैंने देखा था तुम्हारी गोपी को। वो जंगल की ओर जा रहा था। मैंने आवाज भी लगाई थी, पर उसने सुना ही नहीं और सीधे जंगल के अंदर चला गया। इतना सुनते ही राघव का दिल जैसे बैठ गया, क्योंकि उस जंगल में कोई नहीं जाता था। वो जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, डर और मौत से भरा माना जाता था। राघव तेजी से गांव के मुखिया के घर की ओर भागा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। मेरा बच्चा गोपी वो जंगल में चला गया है। वो कहीं मिल नहीं रहा। राघव, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी जानते हो उस जंगल में कोई नहीं जाता। वहां एक खतरनाक शेर है। आज तक जिसने भी जंगल में कदम रखा वो वापस नहीं आया। कोई गांव वाला अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन मुखिया जी, मेरे बेटे का क्या होगा? उसकी उम्र ही क्या है? कुछ कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। राघव की आंखों में डर और आस का अजीब सा मिश्रण था। मुखिया कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और सबके बीच जाकर खड़ा हो गया, जोरदार गांव को संबोधित करते हुए। गांव वालों सुनो, इस जंगल में जाना खतरनाक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो भी आदमी गोपी को जंगल से जिंदा वापस लेकर आएगा, मैं उसे इस गांव का नया मुखिया बनाऊंगा। कौन अपनी जान सिर्फ मुखिया बनने के लिए जोखिम में डालेगा? सबको पता है, उस जंगल में जो गया वो कभी लौटा ही नहीं। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। डर, संशय, लालच सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी मुखिया फिर से बोला, अगर सिर्फ मुखिया बनना काफी नहीं, तो एक और बात सुनो। जो भी आदमी गोपी को जिंदा वापस ले आएगा, मैं अपनी बेटी कोमल की शादी उसी से करूंगा। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चा मेरा खोया है, आप अपनी बेटी की शादी क्यों दांव पर लगा रहे हैं? परेशानी तो मेरी है, मैं खुद ढूंढ लूंगा जैसे तैसे। नहीं राघव, ये मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है। तुम ही बताओ, जो आदमी इस खतरनाक जंगल में जाए, शेर का सामना करे और तुम्हारे बच्चे को जिंदा वापस ले आए, वो कितना बहादुर होगा। ऐसा आदमी इस गांव का मुखिया बनने के लायक भी है, और मेरी बेटी कोमल का हाथ भी उसी के लिए योग्य होगा। मुखिया के ये शब्द सुनकर गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए, क्योंकि दांव बड़ा था, पर खतरा उससे भी बड़ा। हवा भारी हो गई थी और सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। कौन जाएगा? कौन अपनी जान दांव पर लगाएगा? कौन गोपी को ढूंढ कर लाएगा? मुखिया के बड़े ऐलान के बाद गांव में सन्नाटा छाया था। सब अपने अपने मन में डर और उम्मीद के बीच फंसे खड़े थे। तभी भीड़ के पीछे से एक जवान लड़का आगे बढ़ा, चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में अजीब सी ठहराव। मैं जाऊंगा, मैं जाकर गोपी को ले आऊंगा। अरे, तुम कौन हो? तुम्हें तो इस गांव में किसी ने देखा ही नहीं। तुम इस जंगल के लगते भी नहीं। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं पड़ोस वाले गांव से हूँ। मेरा नाम है बग्गा ठाकुर। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि बाहर का आदमी इस जंगल का खतरा नहीं जानता था। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम इस गांव के नहीं हो। तुम्हें क्या पता इस जंगल में कितना खतरा है। इस जंगल में जो आदमी गया वो आज तक लौटा ही नहीं। और कौन जाने, जो बच्चा जंगल में खोया है वो अभी जिंदा भी है या नहीं। रामू की बात सुनकर राघव के दिल में जैसे बिजली सी गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से फैल गईं।
अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं ही चला जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को खुद बचाऊंगा। राघव, तुम घबराओ मत। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम्हारा बेटा ठीक होगा। उसे लापता हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और हमें भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुखिया जी, यही तो कह रहा हूं। समय कम है, मुझे जाने दो। मुझे किसी शर्त की जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे को खुद ले आऊंगा। नहीं राघव, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? मैंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है, जो भी गोपी को वापस लेकर आएगा मैं उसे गांव का नया मुखिया बनाऊंगा और अपनी बेटी कोमल की शादी उसी से करूंगा। माहौल फिर से भारी हो गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के कदम आगे नहीं बढ़े। तभी वही युवक बग्गा ठाकुर दोबारा आगे आया। मुखिया जी, आप अपने फैसले पर डटे रहिए। मैं अभी जाता हूँ। गोपी को ढूंढकर वापस लाऊंगा। इतना बग्गा ठाकुर ने अपना पुराना चमड़े का थैला उठाया। उसमें क्या था कोई नहीं जानता था। वह भीड़ को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में डर नहीं, सिर्फ एक अनोखा आत्मविश्वास था। जंगल की तरफ बढ़ता हर कदम गांव वालों का दिल और तेज धड़काता जा रहा था। बग्गा ठाकुर जंगल के अंदर बढ़ चुका था। आसमान ऊपर से ढका हुआ और चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की तेज सरसराहट। जंगल हर कदम पर और घना होता जा रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार दहाड़ गूंजी और एक विशाल शेर बग्गा ठाकुर के सामने आकर खड़ा हो गया। बग्गा अंदर से डर के मारे कांप गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान भी नहीं था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो, तुम्हें भी अपने थैले में भरकर गांव ले चलता हूँ। क्या क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं शेर हूं, जंगल का राजा। मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मैं बहुत भूखा हूं। तुम मुझे नहीं जानते। मुझे गांव के मुखिया ने भेजा है। कहा है 100 शेर लेकर आओ। अभी तक 99 पकड़ चुका हूं। 100वां तुम हो। क्या? तुम्हारे इस छोटे से थैले में 100 शेर कैसे आ सकते हैं? ठीक है, विश्वास नहीं होता तो मैं एक शेर निकाल कर दिखाता हूं जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। बग्गा ठाकुर ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ दर्पण निकाला। वह दर्पण शेर के सामने कर दिया। शेर ने देखा दर्पण में एक विशाल शेर, उसी की शक्ल, उसी की दहाड़, लेकिन और भी ज्यादा डरावनी। कौन है वो? मुझसे बड़ा शेर? दर्पण वाला शेर भी उसी की तरह दहाड़ा। शेर समझ गया कि बग्गा ठाकुर सच कह रहा है। माफ कर दो भाई, मुझे मत कैद करो। मैं गलती से तुम्हारे सामने आ गया। मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा, ये तो पक्का है। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, बस एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। इस जंगल में हमारे गांव का बच्चा गोपी खो गया है। तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में और सुरक्षित गांव तक छोड़ भी कराओगे, तभी मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। शर्त मंजूर? हाँ, मंजूर है। बस मुझे कैद मत करना। बताओ कहाँ चलना है? और फिर एक इंसान और एक शेर मिलकर खोज शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद घने पेड़ों के बीच रुआंसा सा गोपी मिल जाता है। बग्गा ठाकुर उसे उठाता है, शेर उसकी पीठ चुकाता है और दोनों मिलकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में उधर राघव बेचैनी से मुखिया से कह रहा था, बहुत देर हो गई मुखिया जी, न तो मेरा बच्चा मिला और न वो नया युवक लौटा। राघव, धैर्य रखो। उस युवक में आत्मविश्वास था और मैंने जो शर्त रखी है उससे उसे एक मजबूत कारण मिला है। या तो वो खाली हाथ वापस आएगा या फिर अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी लाएगा। मुखिया अभी बोल ही रहे थे, गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मुखिया, राघव और बाकी गांव वाले एक घर के पीछे छिपकर देखने लगे। तभी सबकी नजरों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य, शेर की पीठ पर बैठा बग्गा ठाकुर और उसकी गोद में गोपी। सारी भीड़ स्तब्ध, हैरान, चौंक गई। ठीक है दोस्त, तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब चुपचाप वापस जंगल लौट जाओ, नहीं तो थैली याद है ना? शेर झट से मुड़ा और जंगल की ओर भाग गया। राघव दौड़कर आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये सच में बहादुर है। एक शेर को भी अपने बस में कर लिया। इसी लायक है कि हमारा नया मुखिया बने और मैं अपनी बेटी कोमल की शादी इसी के साथ करूंगा। अरे भाई, पर एक बात बताओ, शेर तुम्हें छोड़ क्यों गया? किसी और को तो खा जाता। बहुत लंबी कहानी है रामू, अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाकर रखो, ताकि जब पार्ट 2 आए तो सबसे पहले तुम्हें ही पता चले।
और तभी बग्गा ठाकुर ने मुड़कर सीधे मुखिया की आंखों में देखा। और हाँ मुखिया, भूल मत जाना, 10 साल पहले तुमने मुझे इस गांव से निकाला था। आज मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हारे गांव का नया मुखिया भी बन गया हूँ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। आखिर बग्गा ठाकुर कौन था? मुखिया ने उसे 10 साल पहले क्यों निकाला था? क्या वह बदला लेने आया है? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए, जल्द ही आ रहा है।